हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और इस पैंडेमिक सिचुएशन में सारे रूल्स जो हमारी अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको फॉलो करने के लिए अथॉरिटीज़ रात दिन मेहनत कर रही हैं, उनको शायद आप फॉलो कर रहे होंगे ताकि खुद को भी बचा सकें तथा जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपके लव्ड वंस हैं उनको भी सेफ रख सकें। तो ट्रेनिंग आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एथिक्स एंड वैल्यू पे, कि कैसे एक आचरण और जो अहमियत है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो कैसे हमारे करियर में बूस्ट पैदा करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले आपने जैसे देखा होगा कि जो निमिर के द्वारा जो हमें बुक प्रोवाइड की गई है पढ़ने के लिए, उसमें सबसे पहले कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, यानी कि उद्देश्य दिए गए हैं कि हमें कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इस टॉपिक में भी जो एथिक्स एंड वैल्यू है, जो कि बिहेवियरल स्किल्स का पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो आपका वर्कबुक फर्स्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं: बिहेवियरल स्किल, इंग्लिश लिटरेसी, आईटी लिटरेसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसका एक पार्ट जो बिहेवियरल स्किल है, उसका ही टॉपिक है एथिक्स एंड वैल्यू। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इनफैक्ट जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसमें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें भी अगेन 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिनको आप देख सकते हैं, और इसी के साथ हम एक चीज़ और भी करेंगे। ऑल्दो ये जो बुक है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये हिंदी में भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमको अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है और जिसमें एक मेन फैक्टर है वोकेबलरी, उस पर भी हमको फोकस करना है, तो हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए पढ़ेंगे ताकि हमारी वोकेबलरी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। तो जो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है वो है आइडेंटिफाइंग यूनिक ट्रेट्स ऑफ दोज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड जेंडर। यानी कि हम जो अलग अलग कल्चर से आने वाले, या रिलीजन या जेंडर, यानी कि अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, आपकी धर्म हैं, या जो अलग अलग जेंडर हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, वो उनसे आने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो यूनिक लक्षण होते हैं, यानी कि हम किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करते हैं या किस तरह से हमको ट्रीट करना चाहिए, वो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जो इस टॉपिक का सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है प्रैक्टिस रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग यूनिक ट्रेट्स अक्रॉस कल्चर, रिलीजन एंड जेंडर्स। प्रैक्टिस रिकॉग्नाइजिंग मीन्स जो कोई भी आपका क्या नाम है, जैसे रिलीजन है या संस्कृति है, या अगर हम जेंडर की बात करें तो उसमें जो प्रथाएं हैं, ख़ास तौर से रिलीजन या कल्चर के लिए, तो वो कैसे रोल इम्पोर्टेंट, कौन सा रोल इम्पोर्टेंट, मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, या हमको उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए। ठीक है, या उन चीज़ों को समझेंगे कि जो इन कल्चर्स में, मतलब जो इन कल्चर में या रिलीजन में होता आया है, या हमको उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए। ठीक है, जो तीसरा टॉपिक है, जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है रिकॉग्नाइज व्हाट स्टेरियोटाइप आर एंड हाउ टू ब्रेक देम। स्टेरियोटाइप मीन्स होता है कि जो रूढ़ियाँ हैं हमारे समाज में या जो कल्चर में या रिलीजन में, उनको हमको कैसे हटाना है। ठीक है ना, उनको हमको राइट ऑफ कैसे करना है, कैसे उनको दूर करना है, और उनको हटाते हुए केवल जो अच्छी चीज़ें हैं समाज में उनको कैसे एक्सेप्ट करना है। तो चलिए टॉपिक
सबसे पहले देखते हैं कि एथिक्स एंड वैल्यू होता क्या है। अभी हम बात तो करते हैं कि एथिक्स एंड वैल्यू, जो एथिक्स वर्ड है इसका मतलब होता है नैतिकता। जैसा कि आपने देखा होगा जब आप स्कूल लेवल पर रहे होंगे तो प्रत्येक दिन क्या होता था, किसी एक स्टूडेंट की बारी होती थी और वो एथिक्स यानी कि नैतिकता पर अपने विचार व्यक्त करता था, तथा जो उस स्कूल में या उस क्लास में उस कॉलेज में जो भी ट्रेनीज या जो स्टूडेंट होते थे उनको मोटिवेट करता था कि कैसे हमको अपनी नैतिकता को सुधारना चाहिए। इसके लिए हम कहानियाँ, कविताएं या कोई जो आपकी क्या नाम है इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ होती थी उनको हम बोलते थे, और जो हमारे फ्रेंड्स होते थे, क्लासमेट होते थे, उनको फॉलो करने के लिए कहते थे। ठीक है। और दूसरा जो वैल्यूज़ मतलब जो अहमियत है, हमारे जो कैरेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस वैल्यू यानी मूल्य। जैसे अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट करे तो क्यों करे, मतलब वो हम में गुण होने चाहिए। तो वो जो टॉपिक है वो इससे संबंधित है, यानी कि हमारी नैतिकता और जो हमारी अहमियत है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हम वो चीज़ जानने वाले हैं इस टॉपिक में। सो पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन या इसका जो सार है वो देख लेते हैं। एथिक्स और वैल्यूज़ आर फंडामेंटल बिलीफ दैट गाइड और मोटिवेट एटीट्यूड और एक्शन. It reflects in the way a person thinks, feels, believes, behaves at home, at work, and in the society. It determines character of a person. Our ethics and values from the pillar of our character. Ethics or values are the fundamental beliefs that guide or motivate attitude or action. यानी कि जो एथिक्स और वैल्यू होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारा जो फंडामेंटल बिलीफ होता है उसको क्या करती हैं, गाइड करती है। यहाँ पे जो आपका एटीट्यूड है या जो एक्शन है उसको गाइड करने का काम करता है एथिक्स एंड वैल्यू। तो ये जो आपका एटीट्यूड है इसको कई बार लोग ये ले लेते हैं कि एक नेगेटिव चीज़ ले लेते हैं, या सिर्फ एक मतलब नेगेटिव चीज़ में ही उसका प्रयोग करते हैं कि एटीट्यूड का मतलब ये होता है, पर्टिकुलर थिंग से जोड़ लेते हैं। बट एक्चुअली में एटीट्यूड की जो मीनिंग होती है, एटीट्यूड का मीनिंग होता है कि आपका नज़रिया। तो आपका नज़रिया किसी भी चीज़ के प्रति एक तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या उस पर आपका एक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज ऑफ योर कैरेक्टर, राइट। अगली चीज़ जो देखते हैं इसमें, इट रिफ्लेक्ट इन द वे अ पर्सन थिंक्स। जो आपका एथिक्स और वैल्यू है वो आपके थिंकिंग में नज़र आता है। जब आप सोचते हो, जो आपकी सोच निकल कर बाहर आती है, तो उसमें आपका एथिक्स और वैल्यू यानी कि जो आपकी कैरेक्टर की जो विशेषताएं हैं वो क्लियरली दिखने लगती हैं। उसके बाद जो आप फील करते हो, जो आपको महसूस होता है, या जैसे आप बिहेव करते हो या तो घर में या जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे, या अपने समाज या सोसाइटी में जो जैसा आपका बिहेव होता है, उन सारी चीज़ों पर ये जो एथिक्स एंड वैल्यू क्या करता है, मतलब प्रभावित करता है इन चीज़ों को। ठीक है। और मतलब अगर इसको ओवरऑल कहें तो ये आपके कैरेक्टर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आपके कैरेक्टर में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शो होती हैं। आवर एथिक्स एंड वैल्यूज फ्रॉम पिलर ऑफ आवर कैरेक्टर, यानी कि हमारा जो एथिक्स और वैल्यू जो हमारे अंदर है या जो हमें है वो हमारे कैरेक्टर में झलकता है। सो दिस इज़ द ओवरऑल डेफिनेशन, और वी कैन सी द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स एंड वैल्यू। क्या होती है, जो हमारे कैरेक्टर का जो रिफ्लेक्ट होता है, जो उसमें नज़र आता है, वो चीज़ दिखाती है एथिक्स एंड वैल्यू। ठीक है। आगे चलते हैं कि हमको किस तरह से आचरण करना चाहिए। अभी तो हमने ये देखा था कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। दूसरा हमने देखा एथिक्स एंड वैल्यू कि ये है क्या, कि जो भी हमारे कैरेक्टर में या जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, या जैसा हमारा बिहेवियर होता है, चाहे वो घर हो या वर्क प्लेस पे हो या सोसाइटी में हो, वो किस प्रकार का है, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे कैरेक्टर में।
ठीक है ना, और वही चीज़ शो करती है एथिक्स एंड वैल्यू को। सो आगे देखते हैं कि हमको किस तरह से बिहेव करना है अलग अलग चीज़ों के प्रति, अलग अलग जेंडर के प्रति, अलग अलग रिलीजन के प्रति। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल रिलीजन्स पीच लव एंड हारमनी, यानी कि सारी जो आपकी प्रीच लव एंड हारमनी जो आपके ऑल जितने भी रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स मीन्स धर्म हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, अलग अलग जितने भी धर्म हैं, सारे के सारे धर्मों में अगर जो उनकी जो मेन जो आपकी सेक्रेड बुक है उनकी, जो यानी कि जो उनकी पवित्र पुस्तकें हैं, जो किताब हैं, जो साहित्य हैं, उसमें सभी का उद्देश्य एक ही है, यानी कि सभी शांति की बात करते हैं और सभी क्या करते हैं, आपस में भाईचारे की बात करते हैं। तो हमें व्यर्थ में किसी भी एक छोटे से पॉइंट में झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम अपनी नैतिकता को या अपनी वैल्यूज़ को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे बिंदुओं पर क्या नहीं करना चाहिए, मतलब लड़ना झगड़ना या ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए या इनको गौण मानना चाहिए, ठीक है ना। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप एक बकरा, ठीक है ना, हलाल कर रहे हो या झटके से मार रहे हो, ठीक है भाई, सामा तो बकरे की आनी है। तो हम क्यों ना एक ऐसे टॉपिक पे बात करें कि जो हमारे लिए यूज़फुल हो, जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो, ना कि ऐसे टॉपिक को ले आएँ जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है ना। सो इसी तरह के बिहेव की ज़रूरत आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी मतलब सोसाइटी या किसी भी जहाँ पे आप रहते हैं, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक जगह पे या एक स्थान पे या एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ एक से अधिक धर्मों के लोग काम करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। तो आप किसी एक को हर्ट करोगे तो उसके दिल में कहीं ना कहीं वो हो सकता है एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन वो आपसे थोड़ा सा मेंटली आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपका ऑल जेंडर्स आर इक्वल, यानी कि सारे जेंडर जितने भी हैं, यानी कि महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके सेम हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जो वुमेन हैं वो कमज़ोर हैं या उनका मतलब एक पर्टिकुलर बिहेव होता है या वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, या वुमेन ये नहीं सोच सकती हैं कि जो पुरुष होते हैं वो एक पर्टिकुलर उनकी एक सोच होती है, ठीक है। तो जब भी हम एक मतलब यूनिटी में या एक यूनिट में काम करते हैं या एक इंडस्ट्री में या किसी भी लेवल पर हम काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, प्रत्येक यानी कि वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, तीनों के तीनों की क्या होती है, अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। और तीनों के तीनों समान हैं, हम किसी एक को सुपीरियर नहीं बोल सकते हैं और किसी एक को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल डल है, ठीक है। तो सभी को आपको समान नज़रिए से देखना चाहिए। जो अगला है ऑल प्रोफेशंस डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, यानी कि सारे के सारे जितने भी प्रोफेशन हैं, यानी जितने भी व्यवसाय हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं मतलब एक जैसे होते का मतलब ये है कि एक जैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबके लिए, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है, आप पहली इमेज में देख सकते हो कि एक डॉक्टर का वेक्टर ग्राफिक दिखाया गया है यहाँ पे। तो वो किसके बराबर है, किसान के बराबर, जो खेतों में मेहनत करता है, ठीक है ना, रात दिन खेतों में मेहनत करता है, फसलें उगाता है और तब जाके अपनी जीविका मतलब जो अपनी डेली जो उसकी नीड्स होती हैं उसको अर्न करता है, ठीक है। और उसी के जैसे होता है एक वर्कर, कंपनी में काम करने वाला, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला। तो हमें कभी भी किसी भी प्रोफेशन को कम करके नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। अक्सर हम किसी अपने से छोटे जो क्या नाम है प्रोफेशन वाला व्यक्ति होता है उस पर हम भद्दे कमेंट या उसको नीची नज़रों से या उसे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये जो हमारा बिहेवियर है ये कहीं पे भी औचित्यपूर्ण नहीं है। और ख़ास तौर से जब आप किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनोगे और आप अपने लिए प्रमोशन चाहते हो, प्रमोशन मतलब आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप आगे जाकर लीड करना चाहते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप लीडर बनोगे तो लीडर के अंदर बहुत सारे मतलब आपसे नीचे वाली कैटेगरी के लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी लोगों के साथ या सभी लोगों को सेम रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपकी जो टीम है उसका जो प्रोडक्शन होगा यानी कि उसकी जो उत्पादकता होगी वो
कहीं ना कहीं एक लो ग्रेड पर रुक जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अच्छा उसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, या अच्छा काम नहीं होगा, अच्छा तालमेल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल लो होगा, तो कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। लेकिन आप हर प्रोफेशन के साथ या हर व्यक्ति के साथ, छोटे से छोटे और बड़े के साथ अगर आप क्या करोगे, तालमेल या मिलजुल के चलोगे, तो जो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन है या जो ओवरऑल चीज़ है वो आप मतलब देखोगे कि उसमें अच्छा बूस्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। और तभी आप एक अच्छे लीडर कहे जाओगे। तो इसलिए सारे प्रोफेशन, जितने भी प्रोफेशन हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं, ठीक है। अगला है ईच पर्सन इज़ यूनिक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है। अभी देखिए हमने कहा था कि ऑल जेंडर्स आर इक्वल, यानी कि सारे जो जेंडर्स हैं आपके, उनको हमको इक्वली क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ बोल रहा है कि अब ईच पर्सन इज़ यूनिक इन द सेंस कि उसकी जो फिजिकल फिटनेस है, ठीक है ना, या जो उसकी मेंटल फिटनेस है, वो हो सकता है थोड़ा सा क्या हो सकती है, डिफ़र कर सकती है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, हैंडीकैप्ड हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि कोई चल नहीं सकता है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, कोई आंखों से देख नहीं सकता है, ठीक है, कोई प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता है, या हो सकता है किसी में मतलब फिजिकल प्रॉब्लम के कारण कोई अच्छा सोच नहीं सकता है, या मतलब क्विक माइंड नहीं है। सो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो इसलिए हम जब उनको टास्क देते हैं, जब हम उनको कोई काम देते हैं, तो हम उनको जो काम देते हैं या हम उनको जो मतलब जो भी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आदमी क्या है, किस तरह से है, मतलब उसका फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस क्या उस लेवल का है। तो हम सबको एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमको प्रत्येक व्यक्ति को अलग से ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है कि उसकी फिजिकल और मेंटल जो मतलब हेल्थ है उसके हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है तो उसको हम दौड़ लगाने को नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा है या आई साइट कमज़ोर है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे एक अखबार पढ़ कर सुनाओ या कोई नॉवेल पढ़ कर सुनाओ। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को हमको क्या करना चाहिए, अलग से ट्रीट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब भी हम वर्क प्लेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम की जैसे काम करते, एक टीम के जैसे जब काम करते हैं, तो उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले सारे जो रिलीजन है, सारे धर्मों को एक जैसा मानना है। मतलब अपने धर्म को जितना रिस्पेक्ट आप अपने धर्म को देते उतना ही आपको प्रत्येक धर्म को देना चाहिए। किसी के बारे में भद्दे कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सारे जेंडर्स को इक्वल मानना चाहिए और सारे प्रोफेशन को सेम मानना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमको सेपरेटली ट्रीट करना चाहिए, यानी अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा कैरेक्टर है, ठीक है ना, जो हमारा कैरेक्टर है उसमें क्या झलकता है आपका एथिक्स एंड वैल्यू, यानी कि जो नैतिकता और जो वैल्यूज़ हैं, जो अहमियत है या जो मूल्य हैं, उसके महत्व है जो, वो सारा कैरेक्टर में झलक जाता है। तो उसके 6 पिलर कहे गए हैं, जो निमी के द्वारा जो ये बुक डेवलप की गई है। ये कहती है कि अगर आपके ये 6 पिलर, जो 6 स्तंभ हैं जो ये, वो अगर मजबूत हैं, अगर वो आपने क्या कर दिए, मजबूत कर दिए, तो आपका जो कैरेक्टर है वो निखर के आएगा, ठीक है ना। वो मतलब वो सारी चीज़ें जो एथिक्स और वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, या जो होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, वो अपने आप क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। स्तंभ आप जानते ही हो, जैसे हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। एग्जीक्यूटिव है आपका, जुडिशरी है आपका, लेजिस्लेचर है, और जो फोर्थ स्तंभ हम बोलते हैं, जैसे फोर्थ स्तंभ आप उसको बोलते हैं, क्या नाम है, जर्नलिज्म को बोलते हैं, ठीक है ना, पत्रकारिता का। तो 3 हो गया आपके, जैसे जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, और आपका जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये जो 3 हैं। और इसके अलावा एक हम चौथा जो बोलते हैं पत्रकारिता, यानी कि जब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें तभी प्रॉपर तरीके से काम करती हैं जब हम इसको पूरे समाज में मतलब खबरों के माध्यम से फैलाते हैं। तो जैसे वहाँ पे 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं, वैसे ही कैरेक्टर के हमारे 6 पिलर हैं। तो उसमें ये 6 पिलर कौन कौन से हैं और ये किस तरह से
हमारे कैरेक्टर को एनहांस करते हैं, कैसे उसको मतलब बेहतर बनाते हैं, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये 6 पिलर कौन से हैं, पहले इनकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला है इसमें है ट्रस्ट वॉर्थीनेस, नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्ट, नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन है आपका फेयरनेस, देन है आपका केयरिंग, और आपका उसके बाद है सिटीजनशिप। तो जो सबसे पहला है ट्रस्ट वॉर्थीनेस, यानी कि विश्वसनीयता, ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है ट्रस्ट वॉर्थीनेस, यानी कि जो विश्वसनीयता है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी कैरेक्टर बिल्डिंग में, या हम जब नैतिकता की बात करते हैं या जब एथिक्स की बात करते हैं, यानी कि वैल्यू की बात करते हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप देखिए आगे, इसमें देखिए, देयर आर 6 मेन पिलर्स ऑफ कैरेक्टर अंडर विच देयर आर अदर वैल्यूज़ और एथिक्स, ठीक है ना। यानी कि जो 6 पिलर जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 6 पिलर हैं, और उसके अंदर भी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। दीज पिलर शेप्स आर बिहेवियर, यानी कि जो ये पिलर हैं, ये जो स्तंभ हैं, यही हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, मतलब उसको आकृति प्रदान करते हैं, एक ओवरऑल शेप प्रदान करते हैं। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका मतलब या कोई भी हमको जज कर सकता है कि हमारा जो कैरेक्टर है या जो हमारा बिहेवियर है वो कैसा है, ओवरऑल कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या बीच का मॉडरेट है। ये सारी चीज़ें हम मतलब वो चीज़ें हमारे उसमें हमारे कैरेक्टर में झलक सकती है, यानी कि 6 पिलर जो हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो पिलर है उसकी बात हम कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉर्थीनेस। तो इसका मीनिंग होता है विश्वसनीयता, ठीक है ना, यानी कि विश्वास पात्र बनना किसी भी चीज़ का। जब भी आप एक टीम में काम कर रहे हो तो आपके कैरेक्टर में ये चीज़ झलकनी चाहिए कि आप विश्वास पात्र हैं, यानी कि आप पे विश्वास किया जा सकता है। अब देखिए वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जैसे पहला है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स कि ईमानदारी, ठीक है। अब जब भी आपका बॉस या आपके जो टीम मेंबर आपको कोई काम सौंपे, ठीक है, तो उसमें आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बायस्ड होगे और बीच में आप मतलब उनसे छुप के कोई ऐसा काम कर रहे हैं ताकि वो उनको बुरा लग रहा है, और वो जो मतलब आपका एक्ट होगा वो ओवरऑल आपके जो ऑर्गेनाइजेशन उसको भी नुकसान पहुंचाएगा और आपकी टीम को भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। सिंसियरली, यानी कि आज्ञा मानना, किसी की आज्ञाकारी या सिंसियरिटी, या किसी को मतलब सच्चाई या निष्कपटता, ठीक है। अगला है आपका फोर्थ राइटनेस, ठीक है। फोर्थ राइटनेस का मतलब होता है कि स्पष्टवादिता, ठीक है ना। स्पष्टवादिता मीन्स मतलब जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो समाज में या हमारे जो फ्रेंड सर्कल में कई तरह के फ्रेंड्स या कई तरह के दोस्त या कई तरह के लोग होते हैं, तो उनका बिहेव अलग अलग होता है। तो उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। स्पष्टवादी मतलब क्लियर कट बात करते हैं, छुपा के बात नहीं करते हैं, या ऐसी बात नहीं करते हैं कि मतलब आपके सामने तो ठीक ठाक बोलेंगे और पीठ पीछे कुछ और ही सोचते हैं, ठीक है ना, या उनके मन में बहुत कुछ होता है, बोल नहीं पाता है। तो फोर्थ राइटनेस बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके मन में है वो क्लियर कट वही बात आप बाहर भी बोल सकते हैं, बोलना चाहिए आपको, ठीक है ना। इसीलिए आपकी विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं और मन में कुछ और ही चल रहा है आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी कीपिंग प्रोमिसेस, यानी कि जब भी आप कोई किसी भी चीज़ का प्रॉमिस करते हो, जब भी आप ये करते हो, कहते हो कि भाई मैं ये करूँगा, जो आप विल शो करते हो किसी को कि मैं ये आपके लिए ये पूरा करके दूंगा, या प्रॉमिस करते हो कि भाई इतने दिन में ये काम हो जाएगा, तो आपको उस पर फोकस भी करना चाहिए और ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रॉमिस गिवन टाइम में पूरा हो, ठीक है ना, आधा अधूरा न रह जाए, ताकि जो आपकी क्या नाम है इंटीग्रिटी है उस पर कोई सवाल उठे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीइंग डिपेंडेबल एंड लॉयल। बीइंग डिपेंडेबल एंड लॉयल मीन्स यानी कि भरोसेमंद बनना किसी चीज़ का, ठीक है ना, भरोसेमंद बनना या निष्ठावान बनना, ठीक है। कि अगर मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी या कोई दोस्त है आपको कोई काम सौंप रहा है, तो आप उस भरोसे लायक हो या नहीं हो, मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो या जिस पर भरोसा किया जा सके या नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ऑनेस्टी है आपका, सिंसियरिटी है आपका, फोर्थ राइटनेस है, कीपिंग प्रोमिसेस है,
बीइंग डिपेंडेबल एंड लॉयल जो हमें बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं विश्वसनीयता, यानी कि आप एक विश्वासपात्र हो या नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने में मतलब क्या करनी है, लानी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इन पर हमको फोकस करना पड़ेगा ताकि हम क्या बन सकें, मतलब एक क्या ऑनेस्ट आदमी बन सकें, या हम पर मतलब कोई हम डिपेंडेबल बन सके कि लोग हम पे भरोसा कर सकें, या लॉयल बन सकें। तो यहाँ पे एक ग्राफिक देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 आदमी हैं, ठीक है ना। एक आदमी क्या कर रहा है, एक चट्टान है उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास एकमात्र जो आपका क्या नाम है एड है, जो मतलब एक सहायक चीज़ है, वो है एक रोप। और जो रोप है वो कहीं बंधी हुई नहीं है, बल्कि एक दूसरे व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो दूसरा व्यक्ति जो पकड़े हुए है, ठीक है, अगर ये व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होगा, यानी कि अगर ये व्यक्ति रिलायबल नहीं होगा, तो ये व्यक्ति इसमें चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा या इस चट्टान में उतरने की, यानी कि ना तो क्लाइंब करेगा ना रैपलिंग करेगा, ठीक है। इसमें ये यहाँ पर तब आधी मतलब चट्टान में तब पहुँचा है क्योंकि उसे इस पर विश्वास है, ठीक है ना, इसकी ऑनेस्टी पे, ठीक है ना, कि ये ऑनेस्ट है या डिपेंडेबल है या लॉयल है, कहीं ये व्यक्ति छोड़ तो नहीं देगा। अगर इसने रूप छोड़ी तो ये व्यक्ति गिर सकता है और इसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति पर जो कि ऊपर से रस्सी पकड़ रखी है जिसने, उस पर विश्वास है, इसलिए वो क्या करता है, अपने एक्ट को या मतलब एक चट्टान में नीचे भी उतर जाता है या ऊपर भी चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि जो ऊपर बैठा व्यक्ति है वो भरोसेमंद है। तो कुछ इसी तरह का जो आपका भरोसा है, लॉयल्टी आप में होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सक्सीड कर पाएँ, या उसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप पर भरोसा कर सके, ठीक है ना। और यदि वो आप पे भरोसा करती है, इट मीन्स कि आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि आप निरंतर, ठीक है ना, दिन पर दिन उस कंपनी में मतलब प्रोग्रेस करते ही जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे या आप अपनी लॉयल्टी खो देंगे, तो हो सकता है कि आपको जॉब भी या वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसकी सदस्यता जा सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो पहला जो हमारा स्तंभ है, यानी जो पहला पिलर है ट्रस्टवर्थीनेस, उसको हमको कैसे इम्प्रूव करना है ये हमने देख लिया है। अगले पिलर की बात करते हैं, दैट इज़ रिस्पेक्ट, ठीक है। जो दूसरा जो हमारा पिलर है कैरेक्टर का, वो है आपका रिस्पेक्ट। शोइंग, पहला है इसमें टॉपिक देखिए, शोइंग कॉर्टेसी टू पीपुल ऑफ ऑल एज ग्रुप। कॉर्टेसी मीन्स होता है सौजन्य, या हम किसी का आभार जताना किसी को, ठीक है ना। शोइंग कॉर्टेसी टू ऑल पीपुल ऑफ ऑल एज ग्रुप, यानी कि सारी एज ग्रुप, यानी चाहे छोटा हो बड़ा हो या हमारे साथ का हो, सभी को हमको क्या करना चाहिए, उनका आभार जताना चाहिए। आभार जताना इन द सेंस कि जब भी हम मतलब कोई सक्सेस अचीव करते हैं, तो हमको प्रत्येक व्यक्ति का जो हमारा टीम मेंबर है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उन सभी को क्या करना चाहिए, उनका आभार जताना चाहिए। भले ही हमें पता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उतना हमको सहयोग ना किया हो या वो उस टीम का पार्ट ना हो, लेकिन वो आपको मतलब वो आपको क्या करता है, ग्रीट करता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है क्योंकि आपकी सक्सेस पे। तो फिर भी आप जानते हो कि वो हमारी सक्सेस में कोई भी इम्पोर्टेंट उसने रोल प्ले नहीं किया है, लेकिन क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, ग्रीट कर रहा है, ठीक है ना, आपको मतलब विशेष दे रहा है, तो आपको पलट के क्या करना है, उसको कॉर्टेसी शो करनी है कि जो भी मेरी अचीवमेंट है ये आपकी बदौलत है, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो या किसी भी एज ग्रुप का हो। सपोज जैसे आपने कोई एग्जामिनेशन पास किया तो लोग आपको बधाई देते हैं, ठीक है, तो आपको भी आगे जाके ये बोलना चाहिए कि भाई जो ये सारी चीज़ें हुई हैं इसमें आपका भी रोल है, ठीक है ना, आपका आशीर्वाद है। जैसे बड़े लोग हैं हम बोल सकते हैं कि आपका आशीर्वाद, ठीक है, आपके आशीर्वाद से हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, या अचीवमेंट जो हमारी है ये जस्ट आपकी वजह से है, ठीक है। और ख़ास तौर से जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और हमारे जो बॉस हैं या जो हमारे सीनियर हैं, ठीक है ना, उनको हमको कॉर्टेसी मतलब शो करनी ही पड़ती है, ठीक है, ताकि हमारा जो ग्रुप है वो क्या रहे, मतलब उसमें जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सही बनी रहे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर, रियलाइजिंग द वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ एवरीवन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो वर्थ है, उसकी जो कीमत है और उसकी जो सम्मान है, डिग्निटी है, वो
सबका क्या होना चाहिए, आपको रियलाइज होना चाहिए, यानी सबका सम्मान का हमको ध्यान रखना है, सबकी कीमत का ध्यान रखना है, किसी एक व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। दिस इज अ मीन्स पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट पिलर, ठीक है। अगला है आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कलर, क्लास एंड कास्ट। इरिस्पेक्टिव मतलब हमको निरपेक्ष बनना पड़ेगा, या हमको जेंडर के प्रति या कलर के प्रति या कास्ट के या क्लास के प्रति क्या नहीं होना, या क्रीड के प्रति क्या नहीं होना है आपका, मतलब बायस नहीं होना है। यानी कि अगेन जो ऊपर वाली बात थी कि हमको किसी जेंडर को, एक पर्टिकुलर जेंडर को, या वुमेन सुपीरियर होती है या मैन सुपीरियर होते हैं या कोई और ट्रांसजेंडर सुपीरियर होते हैं, ये नहीं कहना है, बल्कि सारे को सबको एक जैसा ट्रीट करना है। यानी इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। ऑल आर इक्वल। कलर्स के बारे में नहीं सोचना है किसी के, कलर्स के इन द सेंस कि कोई गोरा है काला है, ठीक है ना, हमको इस पर किसी चीज़ में कमेंट नहीं करना चाहिए। क्लास मीन्स वर्ग। जैसे मान लीजिए हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसमें कई लेवल के जो वर्कर होते हैं, ठीक है ना, क्लास ए, क्लास 2, क्लास 3 यानी कि सी, इस तरह से बहुत सारे वर्कर होते हैं। तो हमको किसी पर्टिकुलर क्लास को ये नहीं कहना चाहिए कि वो मतलब टॉप की है, या उसी के साथ हमको अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए और बाकी नीचे वालों के साथ हमको मतलब बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। या जो नीचे वाली क्लास है, जो मतलब जो सबसे निचले लेवल पर काम कर रही है, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब जो ऊपर वाली क्लास है कि वो बिल्कुल ही ख़राब है, ख़त्म है, मतलब कुछ भी आपका मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो सबको क्या करना चाहिए, एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कास्ट, यानी कि कास्ट को भी क्या करना चाहिए, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को क्या नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सारे कास्ट यानी कि जितनी भी जातियाँ हैं आपकी, उन सबको क्या करना चाहिए, हमको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक प्लेस पर या कहीं पर भी किसी के प्रति, मतलब किसी को हम ऐसे शब्द ना बोलें कि उसका दिल दुख जाए। तो इससे होगा क्या कि उस व्यक्ति के मन में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी और जो काम कर रहा है उसमें उसका ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है ना, और वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा इरिस्पेक्टिव होना पड़ेगा जेंडर के प्रति, कलर के प्रति, क्लास और कास्ट के प्रति, यानी इन सारी चीज़ों या जो पंथ हैं, क्रीड हैं, जो इन सब के प्रति क्या करना पड़ेगा आपको, इन सब को हटा के आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, अवॉइडिंग एक्चुअल एंड थ्रेटन वायलेंस। यानी कि हमेशा हमको क्या करना चाहिए, जो वायलेंस है, वायलेंस मतलब जितने भी जैसे लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है ना, जितने दंगे फसाद हैं, इनमें जो एक्चुअल में मतलब एक्चुअल वायलेंस जो होता है उसमें भी पार्ट नहीं लेना चाहिए। पता चल रहा किसी ने आपको कोई दंगा दुंगा हो रहा है और आपको किसी ने भड़काया तो आप भी उसमें शामिल हो गए, ठीक है। पता चल रहा कि कहीं पे मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं कि कानों सुनी बातों पर क्या कर देते हैं, या किसी के द्वारा सुनाई गई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उस ग्रुप में शामिल होते हैं भावावेश में आकर, ठीक है ना, कि जैसे कभी भी कुछ भी कोई भी चीज़ में शामिल हो जाते हैं। तो ना एक्चुअली में यानी रियल में उसमें शामिल होना है, और ना ही थ्रेटन वायलेंस। थ्रेटन वायलेंस मीन्स ना ही किसी को डराना धमकाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे कैरेक्टर में अच्छी शोभा नहीं देते हैं। सो दैट वी हैव टू रिमूव दीज ऑल थिंग्स ओके फ्रॉम आर कैरेक्टर और आर थिंकिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बीइंग कॉन्सिडरेट, ठीक है ना। कॉन्सिडरेट मीन्स क्या होता है, कॉन्सिडरेट मीन्स होता है बीइंग कॉन्सिडरेट टू अदर्स, यानी कि जो और लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, यानी कि हमारे अलावा जो लोग हैं उनके प्रति भी क्या बनना चाहिए, आपको चिंतनशील होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए उनके प्रति भी, ठीक है ना। यानी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके लिए, या उनका जो रियल जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी हमको क्या होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए। केवल अपने बारे में या केवल जो हमारी थिंकिंग है वही सब पे नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि औरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। आगे चलते हैं, जो तीसरा जो हमारा पिलर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, यानी कि जब हम कैरेक्टर जो पिलर की बात कर रहे हैं, जो हमारे कैरेक्टर के जो 6 पिलर हैं उसमें जो मेन पिलर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब हमको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हमको उसको प्रॉपर तरीके से निभाना चाहिए। आई बात समझ में, उसको मतलब प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि जैसा वो होना चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है बीइंग अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब होता है कि जिम्मेदार होना किसी भी चीज़ का,
सपोज आप किसी एक फर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपको 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए कोई पर्टिकुलर टास्क मिला हुआ है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर टास्क मिला हुआ है, या हो सकता है आपके नीचे काम करने वाले 4 आदमी और भी हैं, ठीक है ना, आप उसके ग्रुप मतलब आप लीडर हो और आपको एक काम दिया गया है। तो जब वो काम ख़त्म होगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या देखा जाएगा कि भाई वो काम पूरा हुआ है, ठीक है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी, क्या वो किस तरह से वो काम पूरा, खाली मतलब खाना पूर्ति के लिए पूरा हो रखा है या पूरा तो हो रखा है लेकिन उसमें कुछ चीज़ रहेगी, यानी कि काम सही ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है ना, या काम हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, यानी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे तरीके से और पूरा काम गिवन टाइम में किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अकाउंटेबिलिटी यानी कि आपकी जो क्या नाम है जिम्मेदारी है, ठीक है ना, कि जब भी आपको कोई काम मिलता है तो क्या आप उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेते हो, आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, आपको लेनी चाहिए। यानी कि जब आपको काम दिया जाएगा तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई मुझे गिवन टाइम में और अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ 100% एफिशिएंसी के साथ ये काम पूरा करना है, ठीक है ना, ताकि हम जिस भी फर्म का हिस्सा हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, वो निरंतर ग्रो करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपका एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल मीन्स कंट्रोल करना, चाहे वो अपने आप को हो या अपने ग्रुप को हो, और ख़ास तौर से यहाँ पे जब हम करैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये खुद के लिए ज़्यादा मतलब प्रासंगिक है, खुद के लिए ये बात कर रहा है कि कंट्रोल करना। हम में बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो धीरे धीरे हमको क्या कर सकती हैं, अपना आदी बना सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना जैसे स्मार्टफोन ले सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिनके मतलब ज़्यादा डिपेंड, जिन पे हम मतलब पूरा दिन भर हम क्या कर देते हैं, पूरा टाइम निकाल देते हैं। तो क्या हमको मतलब हमेशा उसी तरह से वो काम करना चाहिए, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको हमको जो चीज़ें हमारे मतलब नेचर में या हमारे डे टू डे लाइफ में एक्सेस कर रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उनको हमको क्या करना है, रिड्यूस करके उसको मतलब एक मिनिमम लेवल पे लाना चाहिए, ताकि हमारी जो एक्टिविटी हैं या जो हमारे और गोल्स हैं वो उनको अफेक्ट न कर पाए, ठीक है। तो हमें खुद पर भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट है जो टॉपिक दैट इज़ सेटिंग गोल्स, यानी कि गोल सेट करना, ठीक है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें गोल सेट करना, ठीक है। हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है, तो जब बड़ा टारगेट होगा तो उसमें डे टू डे के गोल क्या हैं, वीकली गोल क्या हैं, मंथली गोल क्या हैं और ईयरली गोल क्या हैं, इस तरह से सेट करना है। ये हमने पिछली जो क्लास हुई थी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, इंग्लिश लिटरेसी के अंदर, तो उसमें गोल का एक टॉपिक था कि कैसे आपको गोल सेट करने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, डे का गोल सेट कर सकते हैं, वीकली गोल सेट कर सकते हैं, या आपका क्या नाम है मंथली गोल सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिटरेसी की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हम एक डे का गोल सेट कर सकते हैं कि भाई, या एक वीक का गोल सेट कर सकते हैं। जैसे डे का गोल ये हो सकता है कि जैसे हमारी वोकेबलरी कमज़ोर है, ठीक है, वोकेबलरी यानी कि जो हमारी शब्द शक्ति है, यानी कि इंग्लिश के जो अलग अलग वर्ड हैं उनकी मीनिंग हमको पता नहीं है, तो वो जैसे हमारी कमज़ोर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स एक एक दिन हम उनको याद कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी के पार्ट्स एक दिन में, जो आपके जो फल हैं, यानी कि जितने भी आपके फ्रूट्स हैं उनको हम, जितने भी फ्रूट्स हम यूज़ करते हैं जो हमारे चारों तरफ हैं या जिनकी हम चर्चा करते हैं इंग्लिश में, उनको हम एक दिन याद कर सकते हैं। या जितने भी ग्रेन्स, जितने भी अनाज हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं, उनको हम एक दिन याद कर सकते हैं। या जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं जो घर में हैं, ऑफिस में जितने भी हमको वस्तुएं दिखती हैं, चारों तरफ दिखते हैं, उनको हम एक दिन, तो इस तरह से हम प्रत्येक दिन के गोल सेट कर सकते हैं कि भाई इस दिन मैं ये चीज़ याद करूँगा, दूसरे दिन ये चीज़ याद करूँगा, तीसरे दिन ये चीज़ याद करूँगा। और एक वीक का गोल हम ये रख सकते हैं कि मुझे 7 तरह की, जो 7 कैटेगरी के जो क्या नाम है वोकेबलरी है वो याद करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती है। भाई जो हम हिंदी में बोलते हैं वही तो इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है ना। कोई हमको स्पेस साइंस की वोकेबलरी तो यूज नहीं करनी है जो नासा यूज करता है, हमको कौन सी यूज करनी है, जो हम जो हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जो हम चर्चा करते हैं अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप में, या जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है उससे संबंधित हमको वोकेबलरी याद करनी है, ना कि किसी ऐसी चीज़ से जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका क्या नाम है वीकली गोल। वैसे आप मंथली गोल सेट कर सकते हैं। मंथली गोल में ये हो सकता है कि भाई आप मतलब इस तरह से सेट कर सकते हैं कि
एक मंथ के अंदर जितने भी ग्रामेटिकल्स रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हम याद करें, ठीक है ना, उनको हम जानें कि भाई टेंस कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, कितने तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो वर्ब होती हैं उनकी फॉर्म किस तरह से काम करती है, किस तरह से उनको अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगती है, मॉडल्स क्या होते हैं आपकी, प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, कहाँ पे प्रॉपर तरीके से और कौन सी जगह पे लगनी। सो हमारा ये टारगेट हो सकता है कि हम 1 या 2 महीने में हम इसको पूरा ओवरऑल ख़त्म कर लेंगे, या इतना पूरा, कम से कम इतना पूरा कर लेंगे जिससे कि हमारी जो स्पीकिंग है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। और पूरे साल का गोल क्या हो सकता है, ईयरली गोल इस तरह से हो सकता है कि हम ये सोचें कि हम सारी चीज़ें तो सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, हम वोकेबलरी हमारी बेटर हो जाएगी, इवन हमारी ग्रामर अच्छी होगी। सो आखिरी जो अल्टीमेट चीज़ है कि इंग्लिश को स्पीक करना है, यानी कि बोलना, ठीक है ना। जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा मीन्स बोलना, और बोलना का मतलब प्रैक्टिस करना। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी इंग्लिश बेटर होने वाली नहीं है। सो आपको हमेशा एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, या एक से अधिक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे बोल करके आप अपनी इंग्लिश को निरंतर अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अलग अलग ऐप्स। आज के ज़माने में कम से कम हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है ना। आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि केवल आप इंग्लिश बुक से सीख सकते हो, ठीक है ना। आप सीधे किसी व्यक्ति से बात करके भी इंग्लिश को सुधार सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें वो है आपका बीइंग सेल्फ रिलायंट, यानी कि अपने आप पर भरोसा करना। अगर जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कोई भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना। सो दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका परस्यूइंग एक्सीलेंस, यानी कि एक्सीलेंस जो है जो हमारी प्रोग्रेस है, ठीक है ना, जो हमारी जो नंबर 1 पोजीशन है या जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उनको हमेशा जारी रखना है, परस्यू करना उनको, ठीक है ना, उनको हमेशा आगे बढ़ाते रहना, ठीक है ना, कभी भी उसको डिक्लाइन नहीं होने देना। दिस इज़ ऑल्सो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका बीइंग प्रोएक्टिव, ठीक है ना, सक्रिय बनना, ठीक है। जब भी हम किसी भी एक्ट की बात करें या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें हमेशा हमको क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव बनना चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय बनना चाहिए, ठीक है ना, सक्रिय रूप से उसमें भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसमें लेजीनेस दिखा रहे हैं या उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ परसिस्टेंट एंड रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका परसिस्टेंट एंड रिफ्लेक्टिव, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। जो भी आपका टॉपिक है आपको परसिस्टेंट यानी दृढ़ होना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना, आपको क्या बनना आपका जो बिहेवियर है या उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका क्या नाम है, जो पॉइंट है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील बनना पड़ेगा, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति। अगला है आपका मेकिंग एफर्ट टूवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि हमेशा आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट है, यानी कि स्वयं का विकास है। आप स्वयं के विकास की बात करें, यानी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो आपका जो 6 पिलर हैं, इनको हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। सो दिस वाज द पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी which we are talking about. The next point is fairness, ठीक है ना। फेयरनेस का मतलब ये होता है कि सबके साथ, जैसे जब भी दो चीज़ें आपके सामने हो, ठीक है ना, जब भी दो विचार आपके सामने हो, ठीक है, या दो घटनाएं आपके सामने हो, तो आप उनके साथ फेयरनेस यानी कि जो आपका निर्णय है या जो जजमेंट है वो क्या सही है या बुरा है, यानी कि आप सही का साथ दे रहे हो या बुरे का साथ दे रहे हो, ठीक है ना, या फेयर हो आप, यानी कि जैसा आपको होना चाहिए, अच्छे जो आपने कहीं ऐसा तो नहीं है बायस्ड होकर कोई निर्णय दे दिया, ठीक है ना। इसके लिए हम एक छोटी सी क्लिप देखते हैं और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं, यू आर ग्रेट। तो क्या लगता है आपको,
क्या फेयरनेस इसी तरह से होती है? Okay, understanding the processes and results of decision making through impartiality। यानी कि सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं कि फेयरनेस की, तो सबसे पहले किसी भी काम की प्रोसेस को समझते हैं कि भाई किस तरह से कोई भी घटनाक्रम हुआ है, ठीक है ना, या कोई भी घटना होने जा रही है कैसे होगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसका डिसीजन मेकिंग, यानी कि उसके बाद डिसीजन लेना है इम्पार्शलिटी, यानी कि किसी एक पार्ट का, यानी दो पक्ष हैं, किसी एक पक्ष का साथ दिए हुए, ठीक है ना, या उसमें बायस्ड हुए, किसी एक पक्ष को की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी आपका जो निर्णय होना चाहिए वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है, थ्रू गैदरिंग फैक्ट्स एंड हियरिंग ऑल साइड्स। यानी कि जब भी हम निर्णय की बात करें या जब भी हम फेयरनेस की बात करें तो हमें हमारे पास पूरे फैक्ट्स पता होने चाहिए हमको, ठीक है ना, ज़्यादातर फैक्ट्स पता होने चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जैसे दंगे फसाद हो जाते हैं कई बार छोटी छोटी घटनाओं से, तो वो हम क्या करते हैं, कोई हमको सुनाता है और हमको पूरी चीज़ें पता होती नहीं है उसमें, और हम उसको बिलीव कर देते हैं, जबकि हम फैक्ट कुछ और ही रहता है, उसमें कई चीज़ें मतलब कुछ और होती हैं और हमको पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, और हम उसमें सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, मतलब बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं और उस ग्रुप में या उस पर्टिकुलर चीज़ में जिसने हमको सुनाया है उसके साथ शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। हियरिंग ऑल साइड्स, यानी कि सारे पक्षों को सुनना पड़ेगा। यानी कि जब भी निर्णय की बात करें, जब भी आपको निर्णय लेना हो, जैसे आप एक ग्रुप के क्या हो, लीडर हो, ठीक है ना, और दो व्यक्तियों में क्या है, दो व्यक्तियों में डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट किस बात का है, वो डिस्प्यूट आप देख सकते हो कि भाई किसकी बात, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। दोनों तरह की जो दोनों व्यक्ति हैं उनकी जो बातें हैं, उन पूरी बातों का आपको पता होना चाहिए, उन सारे फैक्ट्स का पता होना, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक जजमेंट दे सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, बीइंग नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल मतलब किसी भी एक व्यक्ति का हमको क्या नीचे मतलब व्यक्ति का क्या नहीं करना चाहिए, पहले उसका मतलब उसके साथ हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक ग्राफिक देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं। कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय एक कैंडी आती थी जिसका नाम था गुरुचेला, ठीक है। तो उसमें एक ग्राफिक बना होता था, ठीक है ना, और वही ग्राफिक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो ग्राफिक है, इसमें दो अलग अलग एंड पर दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक एंड पर ये व्यक्ति है और दूसरे एंड पर ये व्यक्ति है। तो ये जो ग्राफिक, ये जो चित्र बना हुआ है, इस वाले व्यक्ति को कुछ और दिखता है और इस व्यक्ति को कुछ और दिखता है, ठीक है ना। तो जब तक ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे की जगह नहीं चेंज करेंगे, यानी कि अगर बदलेंगे नहीं, तो उनको ये लगता है कि जो उनको इस पिक्चर में दिखता है वही सच्चाई है, ठीक है ना, और इधर वाले व्यक्ति को ये लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही सच्चाई है। लेकिन वास्तव में है क्या कि जब हम इस पिक्चर को, इस ग्राफिक को देखते हैं, तो इसमें होता क्या है, जो इस एंड पर व्यक्ति होता है उसको इसमें एक गुरु दिखता है, यानी कि इस जो ग्राफिक का नाम दे रखा है वो गुरु है। और जो दूसरे एंड पर व्यक्ति अगर इसको उल्टा करके देखता है, यानी कि जो दूसरे एंड पर जो व्यक्ति होता है उसको ये ग्राफिक दूसरा दिखता है, यानी उसमें उसको चेला दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, बिना किसी चीज़ को हम जाने बगैर, ठीक है ना, जो हमारा डिसीजन है या जो हमारा स्टैंड है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा स्टैंड ही क्या है, सुपीरियर है, या हमारा स्टैंड ही सर्वोपरि है, ठीक है ना, बिना ये बात जाने कि जो दूसरा व्यक्ति जो दूसरे एंड पर है, क्या उसकी बात में दम है, या वो जैसे सोचता है वो क्यों ऐसा सोच रहा है, ठीक है ना, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। जब हम उसके जैसे उसके स्थान पर रह के सोचते हैं, तो हो सकता है कि हम उसकी बात समझें और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हो सकता है वो भी क्या हो, सही हो। तो जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, या जब भी हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं कि किसी और के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो हमको उसके स्थान पर रह करके, यानी कि उस व्यक्ति के स्थान पर रह करके ये सोचना पड़ेगा कि क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है, यानी कि यह उस तरफ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको सोचना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज़ केयरिंग। केयरिंग मतलब परवाह करना, किसी चीज़ की परवाह करना, ठीक है।
तो जो कैरेक्टर बिल्डिंग के जो हमारे 6 पिलर हैं उनमें केयरिंग यानी कि परवाह करना, यानी अलग अलग जो हमारे मतलब फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, फैमिली है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें केयरिंग जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपके कैरेक्टर में नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है बीइंग कंपैशनेट एंड काइंड। ठीक है ना, कंपैशनेट मतलब आपका क्या नाम है, भरोसेमंद बनना, ठीक है ना, या दयालु बनना, ठीक है ना, कृपालु बनना, ये इसका मतलब होता है कि कंपैशनेट आप हो, ठीक है ना, कि आपका जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि आप जब भी कोई किसी कमज़ोर व्यक्ति या कैसे ऐसे व्यक्ति को देखते हो कि जो क्या है या इल है या मतलब वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसके प्रति दया भाव दिखाना चाहिए। जो सेकंड टॉपिक है शोइंग सिंपैथी टू दोज हु आर इन डिफ़िकल्टी, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति डिफ़िकल्टी में हो, मुसीबत में हो, तो उसमें आपको सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपके नेचर में ये नहीं है सो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में मतलब जो एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मतलब शॉर्ट उसका कमी हो रही है, शॉर्टफॉल हो रही है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग जेनरस। जेनरस मीन्स होता है कि उदार बनना, किसी भी व्यक्ति के प्रति उदार बनना, यानी बड़ा दिल करना। ठीक है ना, जब भी कभी डिस्प्यूट हो कोई भी चीज़ का, ठीक है ना, कोई भी चीज़, तो अपने आप को हमेशा मतलब उदार बनिए, हमेशा ये मत बोलिए, डोमिनेट मत करिए कि भाई मैं ही सही हूँ या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ही सही है। ठीक है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको क्या करना चाहिए, अपने कदम पीछे भी मतलब खींचने चाहिए, और आपको लगता है कि आपका जो मतलब आपका जो स्टैंड है अगर आप उसको थोड़ा सा कमज़ोर कर भी दोगे तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा जो आपका नेचर होना चाहिए उदारवादी होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि सबके प्रति सम्मान वाला होना चाहिए, किसी को मतलब नीचे दिखा के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट है केयरिंग के अंदर डोनेटिंग, शेयरिंग, हेल्पिंग एंड हेल्पिंग अदर्स इन नीड, यानी कि डोनेट करना, दान करना, शेयरिंग यानी कि बांटना जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट है हेल्पिंग एंड अदर इन नीड, यानी कि जब भी किसी को ज़रूरत हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके लिए आप जैसे आपका डोनेटिंग है, इसका उदाहरण आप देख सकते हो, आजकल वर्ल्ड वाइड कोविड पैंडेमिक फैली हुई है, भारत में तो ये टॉप पे पहुंच चुकी है। ठीक है ना, और अब तो डेथ रेट है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और धीरे धीरे ये हमारे नज़दीक जो डिज़ीज़ है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, नज़दीक आ रही है। ठीक है ना, और स्थिति ये है कि लोग मतलब वायरस से तो बाद में मरेंगे, उससे पहले ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसमें भी हमारा जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव है या हेल्पफुल है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है या पहला पॉइंट है डोनेटिंग। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड से ही गौचर में रहने वाली एक महिला जिनका नाम देवकी देवी था, देवकी देवी है एक्चुअली है, और ये क्या है मतलब वहाँ इनके शायद बच्चे नहीं हैं, खुद के बच्चे नहीं हैं, और इनके जो हस्बैंड थे हुकुम सिंह, वो क्या करते थे, एक किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, और उनको ये उनकी शायद मृत्यु हो चुकी है, और देवकी देवी को अब क्या मिलती है, जो पेंशन मिलती थी, तो उसका जो पैसा था पूरा लगभग 10 लाख रुपए इन्होंने कोविड पैंडेमिक में भारत सरकार को दान दे दिया था ताकि लोगों की हेल्प की जा सके। तो आप सोच सकते हैं कि लोग किस लेवल तक जा कर के मदद कर सकते हैं, और एक महिला जो खुद मतलब जिसके पास अपना घर तक नहीं है, जो एक किराए के मकान में रहती है, उसका इतना बड़ा दिल है कि वो इस तरह से डोनेट कर रही है। तो मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपकी अपनी जितनी भी संपत्ति है उसे दान में कर दीजिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि जब भी मतलब कोई जिसको ज़रूरत है, हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, या जहाँ पे आपकी छोटी सी हेल्प किसी को मतलब बहुत बड़ी हो सकती है, तो आपको निश्चित तौर पे आगे आना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। इसी तरह से आजकल ये तो पुराना केस है, आपने आज कल एक केस मतलब नया सुना होगा, एक नई चीज़ सुनी होगी जो कि महाराष्ट्र से है। एक व्यक्ति ने आजकल ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने के लिए, लोगों को बांटने के लिए उसने अपनी 22 लाख की कार बेच दी थी, और नाम है शाहनवाज शेख, आई थिंक उसका नाम शाहनवाज शेख है उस आदमी का नाम।
ठीक है। तो उस व्यक्ति ने अपनी 22 लाख की कार को बेच दिया था। तो दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना, और वो किसी भी हद तक हेल्प के लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं, बहुत सारे पीछे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मतलब एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, नोबेल लॉरिएट भारत की, ठीक है ना। तो उन्होंने पूरा जीवन ही दूसरे के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अलग अलग ग्रुप, उनको पढ़ाने के लिए पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया था। सो हमारा नेचर इस तरह से होना चाहिए कि हम डोनेट करें, शेयर करें, जो हमारी चीज़ जो हमारे पास है उसको बांटें। कि मतलब जैसे आपने देखा होगा अक्सर जब हम किसी जैसे गाड़ी में, व्हीकल में जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कई लोग इवन सीटों के लिए लड़ जाते हैं, ठीक है ना, एक छोटी सी सीट के लिए लड़ जाते हैं, ठीक है। और कई लोग आपने देखा होगा कि जब उन्हें कोई उनसे एल्डर दिखता है, ऐसा व्यक्ति दिखता है जो दिक्कत में है, जो परेशान हो सकता है, उसके लिए वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेचर, योर कैरेक्टर, राइट। हेल्पिंग अदर इन नीड्स, यानी कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी उनमें आपको क्या करना चाहिए, उसका मदद करनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें क्या आपके कैरेक्टर में हैं, और अगर हैं तो वो आपकी कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, ठीक है ना। सो ऑलवेज कीप इट। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट जो पॉइंट है आपका सिटीजनशिप। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सिटीजनशिप, जब हम नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता। जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो अक्सर हम अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है ना। अक्सर हम ये बोलते हैं कि हमारा ये अधिकार है, वो अधिकार है, ठीक है ना, कि समानता का अधिकार है, या बोलने का अधिकार है, ठीक है ना, या मतलब हमको जैसे शिक्षा का अधिकार है। अक्सर हम इन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन हम कभी क्या इनकी बात ऐसी इन चीज़ों की बात भी करते हैं कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, या जो हमारी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ हैं वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं। तो वो ड्यूटीज़ हमको कभी याद नहीं रहती है, ठीक है। सो जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो जैसे हम अपने राइट्स के लिए अवेयर हैं, वैसे ही हमको अपनी ड्यूटीज़ के लिए भी अवेयर होना पड़ेगा। तो उसमें जो पहला पॉइंट है रिस्पेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी हमारे जो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी हैं, जितने भी मतलब संसाधन हैं, उनको उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। जितने भी सरकारी भवन हैं, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीज़ें हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि उनको डैमेज नहीं करना चाहिए किसी प्रोटेस्ट के दौरान, या केवल अपने फ़ायदे के लिए उनको डैमेज नहीं करना चाहिए। अगला है आपका ओबेइंग द लॉ। ओबेइंग द लॉ मीन्स होता है कि यानी कि जो लॉ है अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो अलग अलग जैसे पुलिस के द्वारा, या जो आपके संविधान के द्वारा, या जो आपकी जो अलग अलग जो मतलब अलग अलग लेवल पे जो लॉज बनते हैं, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, उनको हमेशा मानना चाहिए। ओबे मतलब होता है मानना, उनको मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आजकल कोविड में बिना मास्क के घूम रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद पकड़े जाने पर आप अपना रौब दिखा दें कि भाई उन्हीं को, पुलिस वालों को उल्टा बोल देते हैं कि आपको सस्पेंड करा देंगे, या ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बजाय कि आपको मास्क पहनना चाहिए, ठीक है ना। वो आपकी सेफ्टी के लिए, ना कि उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। वैसे ही जब आप किसी भी व्हीकल में चलते हैं तो उसके प्रॉपर पेपर रखते हैं या नहीं रखते हैं, हेलमेट का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। सो आप इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो आपको हमेशा, अगर आप सिटीजन हो, एक अच्छे सिटीजन हो, जागरूक नागरिक हो, तो आपको हमेशा जो अथॉरिटीज़ हैं उनके रूल रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट यानी कि अपना जो हमारा पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। उसके सुधारने का प्रयास इन द सेंस जैसे मतलब जैसे हम जगह जगह कूड़ा ना करें, या प्लांटेशन में भाग लें। प्लांटेशन मतलब जो आपका वृक्षारोपण है, अलग अलग प्रत्येक सीज़न में कुछ ना कुछ वृक्ष लगाएं। टारगेट बनाएं कि भाई प्रत्येक दिन इस तरह से उसको सेव करना चाहिए। तो ये, या किसी भी जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास फॉरेस्ट जो ट्रेजर है, या जो मतलब फॉरेस्ट में होने वाली, उनको हम मतलब बेतहाशा तरीके से उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें। आजकल आपने देखा होगा फायर सीजन में लोग अलग अलग जगह से आग लगा देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, ठीक है ना। और जिसमें आप देखते हो गवर्नमेंट को एक बड़ा नुकसान हो जाता है। सारे के सारे लोग, सारे का सारा डिपार्टमेंट, इवन आजकल हेलीकॉप्टर भी उस आग को बुझाने के लिए मतलब अलग अलग तरीके से लग जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो मनी है वो वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्टिंग अथॉरिटीज़, यानी कि जो अभी हम ऊपर की बात करें, यानी अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पुलिस है, आपका प्रशासन है, ठीक है ना,
जो अलग अलग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है ना, अलग अलग लेवल पे जो मतलब अथॉरिटी काम कर रही है, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उनका सम्मान करना, उनको रिस्पेक्ट देना। ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल सोच रहे हो कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ कोई मतलब जो चला आ रहा है ये सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। सो यू शुड रिस्पेक्ट देम। नेक्स्ट है आपका थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड, यानी कि आपको हमेशा अपने देश की भलाई और दुनिया की भलाई के लिए सोचना चाहिए, केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो तभी आप क्या कहलाओगे, एक अच्छे सिटीजन कहलाओगे। सो ये थे जो 6 कैरेक्टर जिनकी बात हमने की कि आपका चरित्र क्या होना चाहिए, एक विश्वसनीयतापूर्ण होना चाहिए, यानी विश्वास पात्र होने चाहिए आप, आपके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आप केयरिंग होने आप में मतलब आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों की परवाह करते हैं। अगला है आपका सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब कि जो आप जब आप नागरिकता की बात करते हैं तो आप अपने अधिकारों के साथ साथ जो आपकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनका भी पालन करें। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति या दुनिया के प्रति, ठीक है ना, या अपने ग्रुप या दोस्तों के प्रति, वो भी आपको फॉलो करनी चाहिए। सो ये जो 6 जो पिलर हैं ये आपको अपने नेचर में लाने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है उसकी चर्चा करते हैं। उसमें एक एक्टिविटी है आपके लिए, तो उसको आपको फॉलो करना है। अब जो एक्टिविटी है उसमें आपकी जो बुक है, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो ये निम्मी के द्वारा जो बुक दी गई है, उसमें आपके जो बुक में जो ये एक्टिविटी दी गई है इसमें क्या कहा गया है, बिहेवियर। देखो, कॉपी एंड राइट डाउन द अप्रोप्रिएट एक्शन और बिहेवियर अंडर द पिलर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इस बुक में आपके पास यहाँ पे 6 पिलर दिए गए हैं जिनकी चर्चा हमने अभी की, जिनकी बात हमने अभी की। ट्रस्टवर्थीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग और सिटीजनशिप, जो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ये सारे पॉइंट हैं, आपको इनमें ये पॉइंट जो इसमें लिखे गए हैं इनको पढ़ना है और आपको ये देखना है कि वो जो 6 पिलर हैं उन 6 पिलर में ये किस पिलर के अंदर आ सकता है। और एक जो इनमें एक पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है कि एक पिलर में भी आए या एक से अधिक पिलर में भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं एक दो आपको सुना देता हूँ, एक दो और सारे के सारे मीनिंग आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि कौन सा, ये आपका काम है, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरह से, कि आपको ये डिसाइड करना है कि ये किस पिलर के अंदर आ सकता है। तो एक जो सेंटेंस है या एक जो टॉपिक है वो क्या हो सकता है, एक से अधिक, मतलब आपके क्या नाम है, टॉपिक एक से अधिक पिलर के अंदर आ सकता है। तो जो सबसे पहला है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कंट्री एंड द वर्ल्ड, यानी कि आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप उसके लिए अवेयर नहीं हो तो मतलब आप एक अच्छे नागरिक नहीं हो, ठीक है ना। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये किस पिलर के अंदर आएगा, ट्रस्टवर्थीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, फेयरनेस, केयरिंग, तो हम ये कह रहे हैं कि आपको अपने देश के बारे में और दुनिया के बारे में उस समय क्या चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप ये मतलब इजीली तय कर सकते हो कि ये किस पिलर के अंदर आता है। ये एक आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव, मतलब ये आपके लिए क्या है, आपका होमवर्क है या आपके लिए एक एक्सरसाइज है। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई आपको देश और दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो आपकी सिटीजनशिप, यानी कि आप अगर एक जागरूक नागरिक हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और नागरिक, क्योंकि आप एक नागरिक हैं उस देश के, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ इन दोनों पिलर में आ सकती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आपको करना क्या है, मतलब ये डिसाइड करना है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं ये किस पिलर के अंदर आएगा। तो देख लेते हैं और जो पॉइंट है इसके अंदर। अगला है आपका बी डिसिप्लिन, यानी कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि जो 6 पिलर है नीचे, इनमें से वो अगर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो किसके अंदर आएगा, ठीक है ना। अभी हम पढ़ भी चुके हैं। अगला है टेक केयर ऑफ एल्डर्स, यानी कि बड़ों का सम्मान करें, ठीक है, या सम्मान नहीं, सॉरी, उनका मतलब टेक केयर मतलब उनका देखभाल करनी चाहिए, ठीक है ना, उनकी देख रेख करनी चाहिए, ठीक है ना, अगर वो किसी मुसीबत में है तो हेल्प करनी चाहिए। अगला है डू नॉट प्ले लाउड म्यूज़िक और मेक नॉइज़ स्पेशली एट नाइट,
यानी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने कमरे में, अपने रूम में, या जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, हॉस्टल में, ठीक है ना, आपको लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करना है, क्योंकि आपके लाउड म्यूजिक से आपको तो खुशी मिल सकती है, लेकिन जो बगल पे या जो आपके नेबरहुड में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों या किसी को दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, उनका जो एम है उसमें रुकावट, बैरियर आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ख़ास तौर से रात को इस तरह से म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ये बात कर रहा है, डू योर बिट टू कीप योर नेबरहुड क्लीन। यानी कि आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कम से कम थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आपका नेबरहुड, यानी कि अपना जो आपका नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब जो जहाँ आप रहते हो, आस पड़ोस जो है आपका, उसको क्लीन रखने की कोशिश करिए। वॉलेंटियर विद द एनजीओ, जो आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो बिना गवर्नमेंट की हेल्प के, ठीक है ना, या उससे में हेल्प के क्या करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, यानी कि लोगों की मदद करते हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में मदद करते हैं, तो उनके साथ आपको क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, या आप एनजीओ का पार्ट बनिए, और ताकि समाज में सुधार आ सके। एंश्योर दैट योर एक्शन डू नॉट हार्म एनीवन और एनीथिंग, यानी कि ये भी इंश्योर कीजिए, ये सुनिश्चित कीजिए कि जो भी आप कृत्य कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, कि वो किसी को क्या ना करे, मतलब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ग्रुप को क्या ना करे, हार्मफुल ना हो। आई बात समझ में? आपको ऐसा एक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट है थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कि जब भी आप कोई भी काम करें उससे पहले सोचना चाहिए। ऑलवेज कंसिडर द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जब भी आप कोई भी काम करें उससे पहले सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, यानी कि उसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, सही होगा, बुरा होगा। तो जब भी आप कोई भी काम करेंगे सोचो, समझो, और उसके परिणाम क्या होंगे ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कीप योर वर्ड, कीप योर वर्ड मीन्स जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने कहा है, उसको हमेशा मतलब याद रखिए कि भाई उसको आपको अचीव करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके नेचर में नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। कीप योर वर्ड्स मीन्स जो भी आप प्रॉमिस करते हो वो करके दिखाना है, यानी कि अपने शब्दों की अहमियत आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया, बस खाली फेंक दिया कि भाई हम ये काम कर देंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। सो कीप योर वर्ड मीन्स वट एवर यू से you have to focus and you have to achieve those means goals you whatever you set। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका डोंट स्पीक इल ऑफ अदर, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में गलत ना बोलो। अगला है डोंट आर्ग्यू विद योर एल्डर, यानी कि बड़ों के साथ आर्ग्यू ना करो, उनके साथ क्या ना करो, हाँ, बहस ना करो। एंश्योर दैट एवरीवन गेट्स चांस, यानी कि प्रत्येक आप क्या करो, इंश्योर करो कि प्रत्येक व्यक्ति एक चांस, जैसे मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना, अब ग्रुप डिस्कशन में या किसी भी डिस्कशन में आप ही बोलते जा रहे हो, ठीक है ना, या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या ग्रुप ही बोलता जा रहा है और कुछ व्यक्तियों को चांस ही नहीं मिल रहा। तो जब भी कोई मतलब फेयर डिबेट हो रही है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या समान टाइम मिल रहा है, समान समय मिल रहा है, ठीक है ना। अक्सर आप डिबेट्स में, जैसे आप न्यूज़ चैनल में डिबेट देखते होंगे, तो अगर वहाँ पे डिबेट बायस नहीं है, यानी किसी एक तरफ झुकाव नहीं है, तो सभी को समान समय मिलता है। लेकिन अगर वो बायस्ड है तो बहुत लंबे लंबे 10 मीटर लंबा सवाल पूछते हैं, और जब आंसर की बारी आती है तब कहते हैं कि केवल हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है ना। तो आप सवाल पूछने के लिए पूरा मतलब 1 मिनट ले रहे हो, और अगले व्यक्ति को जवाब देने के लिए केवल हाँ या ना कह रहे हो, तो उसको एक्सप्लेन करने का अगर समय नहीं मिलेगा तो वो कैसे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। तो अगर आप फेयर हो तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या होना चाहिए, समान मौका मिलना चाहिए। अगला है आपका एक्सेप्ट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी बात हम कर चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए आपको, कि अगर वो कोई बात कह रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है ना, उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्पीक द ट्रूथ, यानी सच बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी आप कोई भी डिबेट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने झूठ का सहारा ले लिया। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर, यानी कि जब भी आप काम के समय, यानी जो काम के घंटे हैं उस टाइम पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भाग हो, ठीक है ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो होगी, और जिसका आप पार्ट बन रहे हो जिस ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी डिक्लाइन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्पिंग एल्डरली पीपुल सीनियर सिटीजन, हमेशा जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। अगला है आपका डोंट ब्लेम अदर्स, ठीक है ना, एंड फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, आपको
लोगों को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए। यानी प्रत्येक बार आपका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही क्या हो, जैसे मान लीजिए शिकायती नेचर नहीं होना चाहिए, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, और प्रत्येक हर टाइम पे किसी पे फॉल्ट नहीं ढूंढनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अभी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि हमेशा एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण के प्रति हमको जागरूक होना चाहिए। अगला है आपका बी सिंपैथेटिक, मतलब जो आपका जो नेचर होना चाहिए वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए, आप सिंपैथी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। सिंपैथेटिक जो नेचर है वो आपके जो 6 पिलर हैं, ठीक है ना, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगला है आपका ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, यानी कि जो आपके स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है उनको मनाना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि वो कितनी मेहनत के बाद मतलब हमको नसीब हुए हैं, ठीक है ना, और कितने हमने बलिदान दिए हैं, तो उनकी हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डोंट गॉसिप और स्प्रेड रूमर्स। कभी भी कोई भी मतलब अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, या गप्पे नहीं लड़ानी चाहिए फालतू की, जो मतलब जो बेतुके की हैं, खाली सिर्फ टाइम पास के लिए, या जो र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स मतलब जो भ्रम हैं, जो या जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम फैलाते हैं, मतलब ग्रुप में फैला देते हैं, झूठ बोलते हैं, या जो अफवाहें हैं, अफवाहें र्यूमर्स का एक पर्टिकुलर मतलब इसके लिए सबसे बेटर वर्ड है र्यूमर्स, मतलब अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। बी कंसिडरेट टूवर्ड पीपुल विद स्पेशल नीड्स, यानी कि भरोसेमंद रहो, उनके प्रति लॉयल रहो, कब, जब उनको ज़रूरत पड़े, जब किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़े। डील पीसफुली विद एंगर, ठीक है ना, डील पीसफुली विद एंगर, यानी कि जब भी आपको गुस्सा आए या गुस्सा आने की कोई सिचुएशन हो तो हमेशा शांति से उस चीज़ को निपटाएं। इंसल्ट, ठीक है ना, या किसी की इंसल्ट ना करें। इंसल्ट, जब किसी इंसल्ट हो या आप गुस्से में हो या डिसएग्रीमेंट्स हो किसी भी चीज़ पर, यानी कि आप उस चीज़ पे सहमत ना हो, तो हमेशा उस चीज़ को पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक सुलझाएं। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। एक्सरसाइज योर वोटिंग राइट्स, हमेशा केवल बोलने के लिए या खाली मतलब किसी को अच्छा या बुरा या कोई भी जब भी हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की या पॉलिटी की, तो बिल्कुल आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें, कि कोई क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन अच्छा है, कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है नहीं चाहिए, फेयर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो हम वोट ही नहीं देते हैं, ठीक है ना, या जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो हम किसी और के कहने पर वोट दे देते हैं, ठीक है ना। जब लास्ट टाइम में कई लोग ऐसे देखेंगे आपने कि जब वोटिंग होती है तो वोटिंग से एक पहले दिन मतलब और दिन वो कुछ और बोलते रहते हैं, लेकिन लास्ट दिन अगर कोई उनको मतलब मैनिपुलेट कर ले पैसों से या किसी और चीज़ से, तो वो उस दिन अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो ऑफकोर्स आपको वोटिंग भी करनी चाहिए, अपना वोटिंग राइट यूज करना चाहिए, और उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला है बी ओपन माइंड, ठीक है ना, माइंडेड, हमेशा अपना खुला दिमाग रखिए। खुला दिमाग मतलब किसी भी चीज़ के प्रति ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर मतलब लीग पे चल रहे हो, ठीक है ना, कि मतलब आप कोई बायस्ड होके नहीं चलना है, ओपन माइंड रखना है कि मतलब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सही है गलत है, ठीक है ना, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। नेक्स्ट है आपका फुलफिल योर प्रोमिसेस, यानी कि जो भी आप प्रॉमिस करो उनको फुलफिल करने की कोशिश करो। शो कंसिडरेशन ऑफ फॉर अदर्स, यानी कि दूसरे के प्रति हमेशा क्या करो, भरोसेमंद रहो, ठीक है ना, या विचारशील रहो, ठीक है ना। दूसरे के प्रति जब दूसरों की बात करते हैं तो उनके प्रति भी चिंतनशील रहो कि वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, या उनके प्रति भी केयरिंग रहो हमेशा, ठीक है। डोंट बी पार्शियल और शो फेवरिज्म, यानी कि आप कभी भी जब भी निर्णय लेने की बारी आए तो किसी एक पक्ष का मतलब उसके साथ न जाओ, ठीक है ना, दोनों पक्षों को समझो, उसमें सही गलत का सही निर्णय करो, बल्कि एक तरफ बायस्ड होकर काम ना करो, ठीक है ना। या फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी एक पक्ष को अपना बिल्कुल साथ वाला नहीं मानना चाहिए। बी अकाउंटेबल फॉर योर चॉइस एंड एक्शंस, यानी कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, जब भी जो भी आपकी चॉइस है, तो जब मतलब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, ठीक है ना, जब जिम्मेदारी की बात आती है कि कोई भी काम आपने कहा कि भाई मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, ठीक है ना, अगर बाद में हुआ नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी को लेनी चाहिए। अगर आप अच्छे के लिए अपनी जिम्मेदारी लेते हो तो जब बुरा हो जाए तब भी आपको ये कहना चाहिए कि भाई मैं इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है डू योर जॉब ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, यानी कि
अपनी जो ड्यूटीज़ है, अपनी जो जॉब है, ठीक है ना, आपकी जो क्षमता है उसके अंदर रह के बेस्ट तरीके से करनी चाहिए, ठीक है ना, बेस्ट तरीके से उसको परफॉर्म करना चाहिए। अवॉइडिंग रैगिंग एंड आई टीजिंग, यानी कि किसी को रैग नहीं करना चाहिए, यानी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, खास तौर से मतलब स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है ना, अपने जूनियर को, ठीक है ना, जूनियर को, या जो आपको कमज़ोर लगता है। आई टीजिंग यानी कि किसी को घूरना या कोई ऐसी चीज़, ठीक है ना, या आंखें दिखाना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका बी कंसिडरेट हाउ अदर में फील, यानी कि हमेशा ये सोचिए कि, या इस चीज़ को हमेशा सोचो कि जो अदर लोग हैं, यानी कि जो अदर पर्सन है आपके अलावा जो व्यक्ति हैं, वो किस तरह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सोचते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इनको देख सकते हैं, इतने सारे मैंने आपको बता दिए हैं। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप गूगल कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें क्योंकि मैं अगर एक एक को पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना काफ़ी है। तो आपको करना क्या है, इसमें जितने भी ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, जितने भी ये विचार लिखे हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो 6 पिलर हैं आपके, ट्रस्ट वर्थीनेस, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेयरनेस है, केयरिंग है, वो जो सेंटेंस है वो किसके अंदर आएंगी। और एक सेंटेंस मैंने कहा जैसे कि वो क्या आ सकता है, एक से अधिक पिलर के अंदर आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी यू हैव टू डू। नेक्स्ट है आपका वैल्यूज़, ठीक है ना, वैल्यूज़ की बात कर रहा है। देखिए अगला इसमें कह रहा है राइट डाउन द 5 वैल्यूज़ दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है ना, इन माई वैल्यूज़ कॉलम, ठीक है। आपको क्या करना है, जो इस आपने वैल्यूज़ पढ़ी हैं, ठीक है ना, जो आपने ये सारी की सारी क्या नाम है आपकी जो बिहेवियर की जो आपकी वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो आपके मूल्य हैं, ठीक है ना, उसमें से आपने जो जो पढ़ी हैं, ठीक है ना, या जो आप मतलब अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं आपकी कैरेक्टर की, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उसमें से सिर्फ आपको 5 छाँटनी है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ देखिए, ठीक है ना, राइट डाउन 5 वैल्यूज़, यानी 5 वैल्यू आपको लिखनी है दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अकॉर्डिंग टू यू इन योर माई वैल्यूज़, इन माई वैल्यूज़ कॉलम, यानी कि इस कॉलम में आपको वो वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आई बात समझ में, आपको केवल 5 वैल्यू लिखनी है माई वैल्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी, सिट विद 5 क्लासमेट, यानी कि जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, डिस्कस योर वैल्यूज़, सेलेक्ट 5 कॉमनली एग्रीड वैल्यूज़ एंड राइट इट अंडर ग्रुप वैल्यूज़, यानी कि अपने जो क्लासमेट हैं, उनमें से 5 क्लासमेट सिट विद 5 क्लासमेट डिस्कस योर वैल्यूज़, ठीक है ना। अपने जो क्या नाम है 5 क्लासमेट हैं, उनकी जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, उनको डिस्कस कीजिए। और उस ग्रुप में से, जो आपकी ग्रुप है उसमें से जो 5 कॉमनली एग्रीड, यानी कि जो आप प्रत्येक को लगता है कि ये 5 क्या है, एक दूसरे व्यक्ति जो आपको लगता है वो 5 लोगों को भी लगता है ये ठीक है, दूसरे को भी लगता है ये दूसरा पॉइंट भी ये वाला ठीक है, तो ऐसे 5 वैल्यू छाटनी है, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है वो है आपका नेक्स्ट, ईच ग्रुप मस्ट कम फॉरवर्ड एंड राइट देयर 5 ग्रुप्स वैल्यू on the blackboard, discuss as a class to identify the most important commonly agreed value and write that under the class value, यानी कि उसके बाद आपको ग्रुप वैल्यू के बाद आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग मतलब जो आपकी क्लास में जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग ग्रुप बना करके, अलग अलग ग्रुप को जो 5 ग्रुप है, ठीक है ना, सिट विद 5 ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी जो उन ग्रुप का जो एक उनका सुपीरियर क्या नाम है आपका एक वैल्यूज़ होगी, या दूसरे ग्रुप का जो दूसरा होगा, वो जो 5 अलग अलग उनकी ग्रुप वैल्यू होंगी, जो एक पॉइंट बनाएंगे उसको आपको यहाँ पे लिखना है ग्रुप वैल्यूज़। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपको करनी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द व्हाट आई लर्न कॉलम इन KWL चार्ट। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका क्या नाम है KWL चार्ट है इसके अंदर, ठीक है ना, KWL चार्ट है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है ना। आप जानते हो KWL चार्ट किस तरह से होता है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें से जो सबसे पहला है के मीन्स नो, ठीक है ना, देन वॉन्ट मीन्स W मीन्स वॉन्ट, ठीक है ना, और L फॉर क्या हो गया आपका लर्न। तो जो सबसे पहला है आपका व्हाट आई ऑलरेडी नो, यानी कि मुझे पहले से क्या पता है। तो जब आप चैप्टर शुरू करते हैं उसमें आपको जो चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें आपको पता होती हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। देन व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, यानी कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता है, जो चीज़ें मुझे अब चाहिए या जिन चीज़ों के बारे में मुझे अब जानना है वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा।
और जो तीसरी चीज़ है व्हाट आई लर्न, यानी कि जब मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है इस बुक में या पर्टिकुलर चीज़ टॉपिक में या कहीं से भी किसी भी लेक्चर से, तो उस चीज़ में हमने क्या चीज़ें सीखी वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई आज के टॉपिक में हमने ये चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिर से कि इसमें जो बाकी टॉपिक हैं कि इसमें एक्टिविटी ये देख लेते हैं कि हमने आज इसमें क्या क्या सीखा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको मतलब वापस वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो हमने आज ये सीखा ऑल ह्यूमन बींग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स कास्ट क्रीड एबिलिटी एंड आर इक्वल। ठीक है ना, यानी कि जो सारे मनुष्य हैं, ठीक है ना, वो सारे मनुष्य क्या होते हैं जेंडर में समान, मतलब उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए कास्ट में क्रीड में, यानी कि जो पंथ हैं अलग अलग पंथ, जो भाई कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है, ठीक है ना, कि सबकी एबिलिटी क्या होती है, सब एक समान है, कोई एक सुपीरियर नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कोई एक बहुत बड़ा नहीं है और कोई एक बहुत छोटा नहीं है। ठीक है, सारे के सारे बराबर हैं। ठीक है ना, और सभी के क्या हैं इक्वल राइट्स हैं, सभी के अधिकार जो हैं वो समान हैं। अगला जो है द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन, ठीक है ना, बाय हिज एंड हर वैल्यूज़ एंड एथिक्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो क्या प्रदर्शित करता है या किसके द्वारा मतलब प्रदर्शित होता है कि कौन सी चीज़ उसमें, मतलब हम किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है कैरेक्टर, कैसे कौन सी चीज़ों से मतलब निर्धारित होता है, वो होता है आपका वैल्यूज़ एंड एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन रिफ्लेक्ट्स द वे ही और सी ट्रीट्स अदर एंड बिहेव एट होम वर्क एंड इन द सोसाइटी, यानी कि जो व्यक्ति का कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वो प्रदर्शित कहाँ कहाँ पे होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं, किसी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं या किसी व्यक्ति को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में ट्रीट करते हैं, यानी उसके साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं, चाहे वो घर में हो, जो आपका वर्क प्लेस हो या आपकी सोसाइटी हो, तो ये वहाँ पे क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इसके साथ साथ आपको इनको फॉलो भी करना है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी की जहाँ तक बात है तो एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ एक ही प्रोफेशन में यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग में ही काम नहीं आएगी। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी भी फील्ड में, वहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एथिक्स और वैल्यू हर फील्ड में, हर प्लेस पे आपको, हर मतलब लेवल पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इसको फॉलो करना है। तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ और आप सभी को ये अपील करता हूँ कि ये सारे के सारे टॉपिक जितने मैंने पढ़ाए, अगर उसमें से कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एथिक्स एंड वैल्यू मतलब बिहेवियरल स्किल के बाद वो होगा आपका सोशल इक्विट्स पे, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।